अच्छा, इसका में हम लेक्चर एक पीछे हैं उससे, शायद उसका 21 था, इसका 20वां, क्योंकि एक लेक्चर मिस हुआ था उस दिन, ठीक है ना, इसका भी 20वां। और मैंने जो है वो लोड लाइन पढ़ानी शुरू की थी और वो लोड लाइन वगैरह मेरा लेक्चर ही डिलीट हो गया। बहरहाल वो तो होगा किसी वक्त रिकॉर्ड। फिर इसके अंदर लोड लाइन का जो है मैंने वो डिस्कस किया था ग्राफ। मैंने आपको बताया था कि किस किस के दरमियान में ये इसको प्लॉट किया जाता है, ठीक है, ये डिस्कस किया था। आज इसके अंदर इसी के अंदर जो है वो हमें डिस्कस करना है डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसको क्वोशंट पॉइंट का नाम भी देते हैं, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट या क्वोशंट पॉइंट जो है, इसके समझने के लिए मुझे ज़रा दोबारा फिगर ड्रा करनी पड़ेगी वो वाली, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमने उस दिन फिगर ड्रा की थी, ये वाली। ये क्या थे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके ऊपर हमने ग्राफ प्लॉट किया था VCE और IC के दरमियान में। ये हमारे पास डिफरेंट IBs के ऊपर ग्राफ थे और इधर से इधर ये लाइन हमने मिला दी थी जो कि कट कर रही थी। एक पॉइंट हमने A ले लिया था और एक पॉइंट हमने B ले लिया था। ये इस लाइन को हमने कहा था कि ये क्या है, ये लोड लाइन है, ठीक है, इसको हमने लोड लाइन का नाम दिया था VCE और IC के ऊपर जहां पर कट हो रहे हैं, ठीक है, इसको लोड लाइन का। अब इस लोड लाइन के ऊपर इधर इसके ऊपर डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो मूव करता है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो जब भी हम कोई सर्किट डिजाइन करते हैं तो उस सर्किट को डिजाइन करते हुए जो डीसी लोड लाइन हम ड्रा करते हैं उसके ऊपर एक डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट लेते हैं जिसको हम क्वोशंट पॉइंट भी कहते हैं। और ये पॉइंट हमें ये बताता है कि आपका जो सर्किट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सर्किट जो है वो उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। किस जगह पर है, इस जगह पर पॉइंट है, इस जगह पर पॉइंट है, इधर है, इधर है, किस जगह, किस जगह पर आकर पॉइंट जो है आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो इन डिजाइनिंग ए सर्किट, किसी सर्किट को डिजाइन करने के अंदर a point is selected on the load line। लोड लाइन के ऊपर एक पॉइंट जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है, इज नोन एज डीसी बायस, डीसी ऑपरेटिंग और क्वोशंट पॉइंट। ये तीन किस्म के नाम इसको दिए जाते हैं। क्या डीसी बॉयस, डीसी ऑपरेटिंग और डीसी को ज़्यादा हम डीसी ऑपरेटिंग जो है उसको यूज़ करते हैं उस वाले वर्ड को, ठीक है, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट हम इसको कहते हैं। अब ये पॉइंट जो है ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। दिस पॉइंट स्पेसिफाइज, स्पेसिफाई जो है वो किससे है, स्पेसिफिक से।
the collector current IC and collector ammeter voltage VCE exists when no input signal is applied. ठीक है, जब आपने कोई इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है, कोई भी इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई नहीं किया हुआ, तो उस वक्त हमारे पास ये लोड लाइन आती है और ये लोड लाइन जो है इसके ऊपर ये जिसको हमने नाम दिया ये क्वोशंट पॉइंट डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये स्पेसिफाई करता है इस कंडीशन को, इस कंडीशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि जब कोई भी सिग्नल नहीं है तो तब भी सर्किट के अंदर आईसी और वीसीई है। ठीक है, उसकी वजह आपको पहले मैं कितनी दफा बता चुका। उसकी वजह है कि माइनॉरिटी कैरियर्स तो होते ही होते हैं और वो माइनॉरिटी कैरियर्स जो है उनकी वजह से एक रिवर्स करंट सर्किट के अंदर फ्लो करती है। तो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स होते ही क्या है, आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स में आप स्टडी ही रिवर्स करंट को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सिग्नल नहीं भी होगा तो ये दोनों चीजें मौजूद होंगी और जब ये दोनों चीजें मौजूद होंगी तो इनके ऊपर एक लाइन खींची जाएगी, वो लाइन लोड लाइन है और उस लोड लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट आप लेंगे वो आपको जो है वो इंफॉर्मेशन देगा कि आपका सर्किट आउटपुट के ऊपर किस तरह बिहेव कर रहा है। ठीक होगी जी बात। अच्छा, अब जो चॉइस है लोड लाइन की और डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट की कि हमने कैसे, यानी कि इसके ऊपर किस तरह लोकेट करें डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को और उसको लोकेट करके कहेंगे कि यहाँ पर सर्किट जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बेस्ट आउटपुट जो है वो हमारे पास आ रही है। किस तरह हम उसको कलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्या चॉइस हम लेंगे। ठीक है, तो द चॉइस ऑफ लोड लाइन, जो चॉइस हमारे पास लोड लाइन की एंड डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, और जो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट है, चॉइस जो है लोड लाइन के जो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट है, इफेक्ट्स द शेप, ये इफेक्ट करता है किसको, शेप को, एंड साइज ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म। जो आउटपुट हमारे पास वेव फॉर्म होती है, चूजिंग a load line which ठीक है, जो कि कट करती है, which cut the characteristics ठीक है, जो कि करैक्टरिस्टिक, अब कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स है, वहां पर आईसी के ऊपर कट करती है और वीसीई के ऊपर कट करती है। ठीक है, तो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर ये कट करती है, वेयर दे आर नॉट लीनियर, जहां पर कि ये लीनियर नहीं है,
आर दे नॉट इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, आर दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसके अंदर डिस्टॉर्शन है, सिग्नल फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है ना। ये बात जो ये जो जुमला लिखा है ना हमने यहाँ पर, विच कट करता क्रैशेस वेयर दे आर नॉट लीनियर, लीनियर का ग्राफ खींचोगे तो वो तो ऐसे सीधा जाएगा ना, तो ये तो सीधा तो नहीं जा रहा, ये ग्राफ सीधा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, दैट इज नॉन लीनियर। तो इसका मतलब है कि देयर इज ए डिस्टॉर्शन इन द सिग्नल, ठीक है। सो इट मीन्स दैट there is a distortion in the signal। तो इसका मतलब है कि यहां पर सिग्नल जो है उसके अंदर डिस्टॉर्शन है, सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, अच्छा नहीं है, रिपल्स आ रहे हैं उसके अंदर, सिग्नल के अंदर। सिग्नल तो आउटपुट के ऊपर तब ही होगा जब वो डिस्टॉर्ट ना हो रहा। मिसाल के तौर पर आप टीवी देख रहे हो, टीवी के अंदर पिक्चर जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, तो इसका मतलब है उसके अंदर डिस्टॉर्शन है, अच्छी आउटपुट नहीं आ रही, ठीक है। तो अब क्यू पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे सर्किट में, तो वहां से आपको पता चलेगा भाई किस जगह पर हमारे पास आउटपुट के ऊपर सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्शन के बगैर आना चाहिए। तो बेसिकली क्यू पॉइंट का क्या काम है? क्यू पॉइंट का काम है वो रीजन सिलेक्ट करना कि जहां पर सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन जो है वो मिनिमाइज्ड हो जाए। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली लोड लाइन का मकसद ही ये है। देखो ना, आपने वीसी और आईसी के दरमियान कॉमन एमिटर वोल्टेज और कलेक्टर, ये क्या, ये आउटपुट सर्किट के ऊपर आपके कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही आप ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही मेरी करते हैं ना। एम्पलीफायर क्या होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है वो। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर जो है वो एक प्यूरिफाइड सिग्नल आए जिसके अंदर डिस्टॉर्शन कम हो, और वो चीज का पता हमें यहां से लगता है डीसी लोड लाइन से, और फिर डीसी लोड लाइन के ऊपर आप क्या करते हैं, आप क्यू पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। यहां तक बात कुछ ठीक है, खुश्क सी चीजें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। तो ये आप, अच्छा यहां पर मैं लिखना भूल गया, ये आई भी आपने ये जितने भी कर्व लिए हैं ये आई भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। आपको ये बात याद है कि जब हम लोड लाइट जो है उसको ड्रा कर दें। अच्छा, अब अगर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है, इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट is selected near to IC or to VCE axis, it can also cause distortion। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई दानिश इधर सिलेक्ट कर रहा है पॉइंट, औरंगजेब इधर कर रहा है, दोनों ही गलत कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही गलत कर रहे हैं। इधर और इधर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो स्टार्ट होगा, अच्छा सिग्नल नहीं होगा।
अब किधर सेलेक्ट किया जाए कि अच्छा सिग्नल हमारे पास है? तो अगर आप मिडल के ऊपर लेके जाएं उसको, पॉइंट को, उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा होगा ना, अगर मिडल के ऊपर लेके जाएं, तो जब आप मिडल के ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास जो सिग्नल है वो प्यूरिफाइड फॉर्म में आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर, इसके यहाँ पर किसी जगह के ऊपर जो है वो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट आ जाए। तो बेस्ट पोजीशन जो है, ठीक है, द बेस्ट पोजीशन फॉर डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, जो बेस्ट पोजीशन है डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट की, इज नियर द मिडल, is near the middle chosen on the load line. अच्छा, अब ये जो पॉइंट है जिसको आपने मिडल के ऊपर लिया है, यहां पर अब जो इस पॉइंट की जो कैपेबिलिटी है आउटपुट के ऊपर, वो मैक्सिमम होती है, स्विंग कैपेबिलिटी। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा सिग्नल ये इस जगह पर आपको दे रहा होता है। तो इसका मतलब है कि हम अगर ये पॉइंट चूज करें तो यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले, सिग्नल स्टार्ट होगा। तो हम कहते हैं कि हम ये पॉइंट जो है कहीं, मैं इधर एक और कर्व का इजाफा कर देता हूँ यहाँ पर, कि इस जगह पर मैंने ले लिया। ठीक है, ये यहाँ से ये ड्रॉ कर दी। तो इस पोजीशन के ऊपर ये क्यू पॉइंट की बेस्ट पोजीशन है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, फॉर दिस पोजीशन, तो इस पोजीशन के लिए ऑफ द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, the swing capability of output is maximum। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम स्विंग होगी आउटपुट की, बेस्ट आउटपुट जो है वो इस पोजीशन के ऊपर आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि इस सर्किट के अंदर एक पॉइंट मैं इधर ले लेता हूं एक, ठीक है जी, तो ये भी क्यू पॉइंट ही लिया है इधर इस जगह के ऊपर। तो मैं कहता हूं यहां पर ये आई बी जो है यहां पर 10 एम्पियर है, और इस जगह के ऊपर आई बी जो है वो 20 एम्पियर है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ये कांस्टेंट करंट्स हैं जिनके ऊपर हमने ये ग्राफ हमारे पास आ गए। अच्छा, अब अगर जो सर्किट है 10, इफ, अच्छा ये जो पॉइंट है मैं इधर ये सपोज करता हूं जहां पर ये आके कट कर रहा है, ये मैं कह रहा हूं कि ये कोई 20 वोल्ट है हमारे पास, 20 वोल्ट्स हैं। ठीक है, और इधर से आकर ये इधर कट कर रहा है, और ये वाला यहां पर आके जो ये 12 वोल्ट है। ठीक है, ये पॉइंट इधर से आकर इधर आईसी के ऊपर कट कर रहा है,
तो IC के ऊपर ये तकरीबन हमारे पास 0.4 से ऊपर है, कोई 0.5 के बराबर है। ये मैं ऐसे सपोज कर रहा हूँ खुद से, ठीक है। और इधर ये आगे कट कर रहा है तो ये 0.8 से ऊपर कोई राउंड अबाउट आप कह लें कि 0.1 के बराबर है, ठीक है। 0.5 और सॉरी 1 के, ये कोई 1 के बराबर है। अच्छा, अब आप देखें कि अब इसके लिए दस इफ द सर्किट, अब इस सर्किट के लिए इज बाइस्ड, ये बाइस्ड है किसके ऊपर, एट पॉइंट Q वेयर IC is equal to 1 मिली एम्पियर और VC is equal to 10 वोल्ट, ठीक है। ये को 12 उसके 10 के राउंड अबाउट आप ले लें, इसको 10 वोल्ट के बराबर है। और IB जो है, IB इसके लिए 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। यानी कि इसको ये माइक्रो एम्पियर आप कर लें। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमारे पास जो करंट होती है वो बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर हमें मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, ये कैलकुलेशंस आ गई, मतलब इनकी ये हमने कुछ सपोज कर लिया कि ये डेटा जो है ये हमारे पास आ रहा है इधर इस क्यू पॉइंट के ऊपर, जिसको कि हमने किधर लिया, मिडल के ऊपर हमने लिया। ये वैल्यूज है, यानी कि इन वैल्यूज के ऊपर आपका सर्किट जो है उसकी बेस्ट स्विंग कैपेबिलिटी है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर दे रहा है। तो जो एम्पलीट्यूड है AC सिग्नल का, ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ AC सिग्नल इज ग्रेटेस्ट, वो ग्रेटेस्ट है। कि बल्कि ग्रेटेस्ट नहीं, आप इसको कहें कि इसको दूसरे लफ्जों में कहें कि द एम्पलीट्यूड ऑफ AC सिग्नल इज डिक्रीज्ड, वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ IB 20 माइक्रो एम्पियर, उसका हाफ, ठीक है। यानी कि IB 20 माइक्रो एम्पियर या इस सिचुएशन के ऊपर उसका आधा जो है वो सिग्नल का रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि फॉर मैक्सिमम आउटपुट AC सिग्नल, अच्छा बेस्ट मैक्सिमम आउटपुट AC सिग्नल फॉर अनडिस्टॉर्टेड, यानी कि जिसके अंदर डिस्टॉर्शन ना आ रही हो, वेरिएशंस, द Q पॉइंट is selected at the middle of DC load line, या सेंटर ऑफ द DC लोड लाइन। ठीक है जी, तो ये पॉइंट जो है इधर ऑपरेट करता रहेगा, नीचे भी ऊपर भी, लेकिन बेस्ट अनडिस्टॉर्टेड। अनडिस्टॉर्टेड का मतलब होता है ऐसा सिग्नल के जो फ्लक्चुएशंस से, अब फ्लक्चुएशंस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं,
जिनकी वजह से आपके सिग्नल के अंदर फ्लक्चुएशन, आम से जैसे टीवी का सिग्नल होता है, कहते हैं जी केबल ख़राब हो गई है, केबल होती है आजकल, ये डिश होती है, डिश तो काम ही ख़राब होती है, ज़्यादा केबल ख़राब होती है। क्यों? क्योंकि वो केबल के ज़रिए सिग्नल आ रहा होता है। किस में से आ रहा होता है? केबल में से सिग्नल आ रहा होता है। अब ये कौन सा सिस्टम यूज़ किया जा रहा है? जो चीज़ लैंडलाइन होती है, केबल से जो सिग्नल, वो इलेक्ट्रॉन से आप सिग्नल दे रहे हो। वो सिग्नल किससे दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन से सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है। एक होता है वायरलेस, वायरलेस सिग्नल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होता है। यानी कि वो डेटा की ट्रांसमिशन आप कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फोटॉन से। तार के अंदर आप जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वो किसकी मदद से कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन की मदद से। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन की मदद से आप सिग्नल भेज रहे हैं, अब उस तार की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है, तार खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आउटपुट के ऊपर आप जहाँ पर जोड़ लगा हुआ है, कनेक्शन लगा हुआ है, वो जोड़ अच्छा नहीं हो सकता, तो सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट होगा, डिस्टॉर्शन उसके अंदर आएगी। ठीक है। तो यहां पर ये जो अब आपने सर्किट लगाया, ये क्या था? ये कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन थी। कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आउटपुट के ऊपर आप ये चेक कर रहे थे कि भाई हमारे पास जो एसी का हमने सिग्नल दिया था इनपुट के ऊपर, वो जब आउटपुट के ऊपर आया तो किन वैल्यूज पर वो सिग्नल बेस्ट होगा। तो हमने इन वैल्यूज के ऊपर देखा कि सिग्नल बेस्ट था। ठीक है। आपने चेक करके देख लिया इन वैल्यूज के ऊपर कि सिग्नल बेस्ट था। यानी कि ये वो वैल्यूज हैं कि जहां पर आपका मिडल के ऊपर क्वोशंट पॉइंट, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट या बायस पॉइंट कैलकुलेट, ये कोई ज़बानी किताबी बात नहीं है, ये कैलकुलेट कर, अगर पूरा ग्राफ प्लॉट आप रीडिंग लेंगे ना, आपके पास कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर लगा होगा, आप रीडिंग लेंगे, रीडिंग लेके आपको पता लग जाए, आप कहेंगे भाई इस जगह के ऊपर जाना, ये वैल्यूज रखो, ये वाली वैल्यूज रखो, तो आपका कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो बेस्ट ऑपरेट करेगा। पता लग गया आपको? ठीक है, मसला हल हो गया। तो इसलिए लोड लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है कि आउटपुट के ऊपर ऐसा सिग्नल हासिल किया जाए कि जो डिस्टॉर्शन फ्री हो, जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस कम। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये डीसी लोड लाइन। वो अक्सर पूछ रहे थे पेपर में कि डीसी लोड लाइन क्या होती है, इसको प्लॉट करें, ये डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को डिस्कस करें। इसके अंदर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक तो बन सकता है ये कि व्हाट इज डीसी लोड लाइन, ड्रा इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आप सारा जो पिछला हिस्सा किया था, या वो ये कहेगा व्हाट इज डीसी लोड लाइन, डिस्कस द पोजीशन ऑफ डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। तो आप ये वाला जो आज अभी पढ़ाया आपको, आप इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, यहां तक बात होगी। अब उसके आगे अब हमने आना है एम्पलीफायर्स के ऊपर। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, अभी तक हम 20वें लेक्चर तक पहुंच गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी नहीं खत्म हुई। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं कि हम ये एक फ्लेवर जो है वो दिया जा रहा है अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह वर्क करती हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मूव करते हैं। ये सिर्फ एक फ्लेवर, आगे से ये बहुत आगे ब्रॉड हो जाती है जाके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है। यहाँ पर सिर्फ आपको आप कह लें कि बिल्कुल बेसिक लेवल का जो है वो बताया जा रहा है, एफएससी से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, अब आ जाए आगे आप एम्पलीफायर्स के ऊपर। एम्पलीफायर जो हैं ये भी एक डिवाइस है और इसके अंदर सबसे अच्छा काम इस डिवाइस के अंदर जो चीज़ करती है वो ट्रांजिस्टर की डिवाइस। ठीक है, एम्पलीफायर का बेसिकली काम ये है कि जो आप इनपुट के ऊपर सिग्नल, कोई भी सिग्नल है, उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना।
अब लाउड स्पीकर होता है, मस्जिदों के अंदर स्पीकर्स होते हैं, इनको क्यों लगाया जाता है? साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए। अब मैंने ये माइक लगाया हुआ है ना यहाँ पर, इसका बेसिकली काम क्या है? साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है। मैं माइक के बगैर अगर बोलना शुरू कर दूं, इसको उतार दूं, तो आपको आवाज़, वो जो वीडियो होगी उसके अंदर आवाज़ साफ नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा कोई बंदा दूर से बातें कर रहा है। ठीक है, अब ये लगा हुआ ये एम्पलीफाई, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो इसके अंदर एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये उसको एम्पलीफाई कर रहा है। मस्जिद के अंदर अजान होती है, लाउड स्पीकर है। अब वो बंदा जो अजान देने वाला है, उसकी तो इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है, उसकी या पिच नहीं है कि भाई वो पूरे मोहल्ले के अंदर उसकी आवाज़ जो है वो जाए और लोग उठ के नमाज, वैसे भी नहीं लोग आएंगे नमाज पढ़ने के लिए। तो बहरहाल वो लाउड स्पीकर के ऊपर जो है उसको, वो लाउड स्पीकर क्या कर रहा है? उसकी आवाज़ को एम्पलीफाई कर। फिर ये सियासतदान होते हैं, तकरीरें करते हैं, ठीक है, क्रिकेट के मैच होते हैं, कल आपने मैच देखा है, ठीक है, उसमें वो माइक पकड़ा होता है उन्होंने, वो वायरलेस माइक होता है, ठीक है। ये मेरे पास जो है ये तार वाला है, वो वायरलेस होता है जो उन्होंने पकड़ा होता है, वायरलेस यानी कि ब्लूटूथ से वो कनेक्टेड होता है। तो वो माइक भी क्या कर रहा है? एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ा देना, जो भी सिग्नल आप दे रहे हैं उस सिग्नल को इंक्रीज कर देना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीफिकेशन, ठीक है। अब हम यहां पर जो एम्पलीफिकेशन स्टडी करने लगे हैं, वो एम्पलीफिकेशन स्टडी करने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हवाले से, कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो वो सिग्नल को किस तरह एम्पलीफाई करते हैं। हमने इस चीज को अब यहां पर डिस्कस करना। बेसिकली एम्पलीफिकेशन क्या है? एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। एम्पलीफायर इज ए डिवाइस which increase the amplitude of the input signal। यानी कि आपको जो आउटपुट के ऊपर सिग्नल मिलता है वो सिग्नल बड़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक कोई ये सिग्नल जा रहा है, ये सिग्नल आपने इनपुट पर दिया, अब इसके आगे लगा हुआ है एम्पलीफायर। ये कोई भी सिग्नल हो सकता है, साउंड का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, लाइट का सिग्नल हो सकता है, कोई भी, लेकिन हमने इसके आगे क्या लगाया हुआ है? एम्पलीफायर लगाया हुआ है। तो भाई एम्पलीफायर क्या करेगा? इसको, इस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। देखो बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये इसको हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन। अब ये मैंने जनरल डेफिनेशन की है इसकी। अब इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि एन एम्पलीफायर जो एम्पलीफायर है इज ए डिवाइस which is used to increase the amplitude of input AC सिग्नल। जो इनपुट पे, आप इनपुट पे जब देते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो आप एसी सिग्नल दे रहे होते हैं ना, वो एसी फिर आगे से डीसी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है अंदर, क्योंकि आपको पता है कि डायोड का काम क्या है? डायोड रेक्टिफिकेशन भी करता है, एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये डेफिनेशन,
ठीक है, कि एम्पलीफायर का एक डिवाइस है जो इंक्रीज कर देती है एम्पलीट्यूड को इनपुट सिग्नल के। और यहाँ पर हम एज ए एम्पलीफायर के तौर पर क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अगर इनपुट वेव जो है, सपोज करें, सपोज इफ इनपुट वेव इज ए साइन वेव, साइनोसाइडल वेव, साइन वेव का है विद फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है। तो ये जो साइन वेव है, आफ्टर एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो आउटपुट वेव है, आउटपुट वेव विल हैव लार्ज एम्पलीट्यूड with frequency 1 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर। दिस एम्पलीफिकेशन is very important in different electronic equipments। वो सारे इलेक्ट्रॉनिक, कई जगहों पर आपको एम्पलीफायर स्पीकर के अंदर, ठीक है, आपको यूज़ करना पड़ता है। ये टीवियों के अंदर, हर जगह, बहुत सारी जगहों पर आपको सिग्नल, छोटा सिग्नल आ रहा होता है, उस सिग्नल को बड़ा जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल रेडियो सेट, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है फ्यू माइक्रो, ठीक है, वोल्ट्स का सिग्नल होता है। वी हैव a signal of few microvolts from the aerial, वो जो एरियल आपने लगाया होता है उससे आपके पास सिग्नल जो आ रहा है, has to be amplified to drive the speaker। अब जहां से ट्रांसमिटिंग स्टेशन होता है, ठीक है, उधर से जो सिग्नल आ रहा होता है वोल्टेज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, तो वो जो सिग्नल वोल्टेजेस का आ रहा होता है वो सिग्नल फ्यू माइक्रो वोल्ट्स का होता है। एक होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, रेडियो के अंदर ट्रांसमिटिंग एंटीना कौन सा होता है, जो रेडियो स्टेशन पे लगा होता है, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसको क्या कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वो वहां से सिग्नल आया, अब आपका रेडियो जो है उसके अंदर भी एक एंटीना लगा हुआ है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई, वो जब उस एंटीने के ऊपर फॉल करेंगे तो वोल्टेज डेवलप होगा। अब वो जो वोल्टेज डेवलप होगा वहां पर वो वोल्टेज फ्यू माइक्रो वोल्ट्स का होगा, ये तो बहुत छोटा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाई। तो इसके लिए एम्पलीफायर सर्किट लगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन सा सर्किट लगा होता है,
ठीक है, क्योंकि हमारा उससे कंसर्न नहीं है, हमारा तो ट्रांजिस्टर से कंसर्न है। बहरहाल उसके अंदर एक एम्पलीफायर सर्किट लगा होता है। ये आप इसकी डिटेल अगर जानते हैं तो इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। ये आप 16th चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर उसने ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो उसने पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है कि कैसे सिग्नल वोल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। वहाँ पर एलसी सर्किट लगा होता है, उसको रेजोनेंट करते हैं आप तो वो सिग्नल बड़ा हो जाता है, फिर आपको वो आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है। बार लेकिन यह है कि वो जो माइक्रो वोल्ट्स का आ रहा होता है सिग्नल, उसको बड़ा किया जाता है ताकि भाई स्पीकर के अंदर आवाज़ आ सके। अब वो इतना छोटा होता है कि अगर आप उसको एम्पलीफाई नहीं करेंगे तो आपको स्पीकर के अंदर आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, अब कल फिर हम जो है, मैं इसको भी लेक्चर को यहाँ पर एंड करता हूँ, तो कल मैं फिर पढ़ाऊंगा कि अब हमारा तो यहाँ पर काम है ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, कि ट्रांजिस्टर जो है वो किस तरह एक्ट करता है एम्पलीफायर के तौर पर।